वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। बच्चों, अपन 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर अपन रिएक्शन मैकेनिज्म को पहले पढ़ रहे हैं और फिर अपन उनकी रिएक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का ही आज लेक्चर 2 है। तो बच्चों, आज की जो शुरुआत है वो अपन एक कोट के साथ करते हैं और वो कोट है नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपनी नीट प्रारंभ सीरीज और आज के टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। तो अगर बच्चों बात करें टॉपिक्स की तो फैक्टर्स, क्योंकि SN1 SN2 अपन ने कल डिस्कस कर लिया था पर फैक्टर्स बच रहे थे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2, फिर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि मैंने बताया था 3 तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल, फिर होती है इलेक्ट्रोफिलिक और फिर न्यूक्लियोफिलिक, जिसमें से न्यूक्लियोफिलिक अपन कल कर चुके हैं। आज सिर्फ फैक्टर्स को पढ़ेंगे और ESR पढ़ेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे ESR का और साथ ही में ESR को देखेंगे इन बेंजीन, क्योंकि मेनली जो यूज होता है उसका वो बेंजीन रिंग के अंदर ही होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग। मगर इससे पहले मैं आपको कल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि भाई जो कल अपन ने पढ़ा था वो क्या था। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो कल के लेक्चर में अपन ने देखा था बच्चों कि SN1 रिएक्शन क्या होती है और SN2 रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, और मैंने ये चीजें बताई थी कि 1 और 2 रिएक्शन में याद रखना, ये 1 2 क्या है, बायोमोलिक्यूल, उसके 1 2 का मतलब क्या है, बायोमोलिक्यूलर, और ये है यूनिमोलिक्यूलर। मगर बायोमोलिक्यूलर इन टर्म्स ऑफ रेट, रेट के टाइम पर यहाँ पर क्या होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे और यहाँ पर एक ही कंपोनेंट होगा। जैसे अगर मैं SN1 रिएक्शन की रेट लिखूं, जो रेट इक्वेशन होती है वो लिखूं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो रेट इक्वेशन के लिए कि इसकी जो रेट है वो डिपेंड करती है सिर्फ RX पे। ठीक है, रेट किस पे डिपेंड करती है बच्चों, सिर्फ RX पे। पर जैसे ही आप बात करोगे SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन के लिए आप लिख सकते हो कि जो रेट है वो किस पर डिपेंड करती है, RX पे तो डिपेंड करेगी ही, साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी। और इसका रीजन भी मैंने बताया था, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चों, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, और एक सिंगल स्टेप प्रोसेस के लिए क्या होगा, दोनों ही चीजें एक ही स्टेप में हो जाएगा, तो फिर वो दोनों चीजों से अफेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला जो SN1 होता है ये क्या होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे फैक्टर्स पढ़ाने हैं तो उनमें ये बेसिक चीजें आपको काम आएगी। तो इन केस रिवाइज नहीं करा है तो इसीलिए अपन एक बार रिवीजन कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सिंगल स्टेप का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल सी बातें एक ही स्टेप में सब चीज हो रही है, तो उसकी वजह से ही दोनों चीजें यहाँ पर डिपेंड कर रही हैं। इसमें 2 स्टेप थे, फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा था, कार्बोकेटायन, तो इसीलिए अपन ने रेट के लिए सिर्फ इस बॉन्ड के क्लीवेज को लिया है, इसलिए RX पे रेट डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज हो गई इसके बारे में। या आप लिख सकते हो कि यूनिमोलिकुलर है। यूनिमोलिकुलर क्यों है, क्योंकि इसका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। आप काइनेटिक्स में पढ़ोगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, और रेट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर ऐसे निकालते हैं। तो फिर इसकी, क्योंकि ये एक ही चीज पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी यूनिमोलिकुलर, आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये बायमोलिकुलर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। अब अपन को पढ़ना है कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है SN1 और SN2 की रेट्स। तो बच्चों अपन देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन दोनों ही चीजों को अफेक्ट करते हैं, और इसके लिए बच्चों अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा यहाँ पर बेसिक सी चीज। बच्चों ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, सेकेंड चीज आ जाएगी, किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे। ठीक है, X जो था ना RX में से, वो लिविंग ग्रुप होता है, तो उसका नेचर कैसा है, मतलब लिविंग ग्रुप कितना इजीली निकल सकता है, उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और थर्ड चीज जिस पे डिपेंड करेगा वो है न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल जो आपने दिया है वो स्मॉल साइज का है, कंसंट्रेशन क्या है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, मतलब आप लिख सकते हो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल सकते हो कि इफेक्ट क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का। और फोर्थ पॉइंट जिस पे ये डिपेंड करेगा बच्चों, वो क्या होने वाला है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अपन ने न्यूक्लियोफिलिक
रिएक्शन जब पढ़ी थी तब बहुत अच्छे से पढ़ा था, सॉल्वेंट्स कितने तरीके के होते हैं और किस किस चीजों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर फर्स्ट देख सकते हो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो इन 4 चीजों की अपन मेनली बात करने वाले हैं जब अपन फैक्टर्स को देखने वाले हैं SN1 और SN2 में। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, फिर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फिर लास्ट में इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहला जो अपना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की। किसकी बात करते हैं बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट क्या रहने वाला है। इसका नॉर्मल सा मतलब क्या है कि आप जो रिएजेंट ले रहे हो वो किस तरीके का है, इस चीज से ये अफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर अपन सबसे पहले बात कर ले SN1 रिएक्शन की, तो मान लो मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले SN1 की, ठीक है। तो SN1 में क्या होगा बच्चों? SN1 के लिए आपको कुछ फैक्टर्स देखने होंगे, तो आइए समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिया है एक 1 डिग्री RX, ये कैसा है? 1 डिग्री RX है। RX का मतलब क्या है बच्चों? एल्काइल हैलाइड। तो ये मैंने 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड लिया है। और आपको पता है SN1 क्या होता है? 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। पहले कार्बोकेटायन बनता है और उसके बाद क्या होता है? उसी के बाद न्यूक्लियोफाइल का टेक होता है। मगर रेट किस पर डिपेंड करती है? रेट कार्बोकेटायन के बनने पर डिपेंड करती है। मतलब ये X जरूर निकल रहा होगा और यहाँ पर अगर देखो तो ये CH3CH2+ बन रहा होगा और X माइनस निकल रहा होगा। तो कितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन बनेगा, कितना जल्दी ये X ग्रुप निकल रहा है, इन दोनों ही चीजों पर रेट डिपेंड हो सकती है। कैसे डिपेंड होगी भाई? आइए समझते हैं। मान लो मैंने यहां पर ले लिया, अगर मैं बात करूं 2 डिग्री ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया? 2 डिग्री X ले लिया, ठीक है। ये अब क्या है? 2nd डिग्री RX है। 2nd डिग्री का मतलब क्या है भाई? ऐसे कार्बन पे अटैच है जो 2 अदर कार्बन पे अटैच है। ये चीजें अपन बेसिक चीजें GOC में पढ़ चुके हैं। अब जब यहाँ पर आपने देखा तो आपने देखा कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो यहाँ बनेगा। कार्बोकेटायन भी कैसा है? 2nd डिग्री है। ये 1 डिग्री है और ये 2nd डिग्री है, प्लस ये X माइनस निकल गया। क्या टर्शी के लिए भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए टर्शी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन को देखोगे तो ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है और इसी पे अपन ने X अटैच कर दिया, तो ये हो गया आपका 3 डिग्री RX। कैसा RX हो गया? 3 डिग्री RX। अगर इसकी बात करोगे बच्चों और यहाँ पर आपको कार्बोकेटायन बनना है तो क्या करना है? इस CX बॉन्ड का क्लीवेज करना है। इसका मतलब जो कार्बोकेटायन बनने वाला है वो भी क्या होगा? 3 डिग्री होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है प्लस X माइनस निकला है। अच्छा यार, GOC सबने बेसिक से पढ़ी है, मैंने पढ़ाई, मुझे अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई है। तो अगर कार्बोकेटायन की बात करेंगे कि कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो मैंने GOC में भी बताया था कि कार्बोकेटायन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पर अगर कोई रेट की बात कर रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट था। तो इसमें आप लिख सकते हो कितना जल्दी ये X निकल रहा है और कितना अच्छा कार्बोकेटायन बन रहा है, इस पर डिपेंड करेगी रेट। आइए थोड़ा सा, ये तो 1 डिग्री 2 डिग्री की बात हो गई। अगर इससे थोड़ा सा अलग चले स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में ही, ठीक है, इसी के अंदर अपन मान लो, ये तो अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बात कर रहे थे, तो जो यहाँ पर मैंने लिख दिया MEOCH2X। अब क्या कर रखा है? यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है। MEO क्या है बच्चों? ये बात भी अपन GOC में पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब आपको पता है जब जब अपन कार्बोकेटायन की बात करते हैं, कार्बोकेटायन का मतलब है उसके पास, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन कम है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो तो बड़ा खुश हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो बच्चों कार्बोकेटायन मिल रहा होगा आपको, वो ऐसा खुश खुश कार्बोकेटायन होगा क्योंकि इसके पास क्या है? ऑलरेडी स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर मैं आपसे पूछूं चारों में की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, 1 2 3, 4 प्रोसेस लिख लिया अपन ने। एक में 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है और फिर अपन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला ले लिया। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओगे, रेट का ऑर्डर बताओगे, तो रेट में आप 4th को रेट सबसे पहले दोगे, ठीक है, क्योंकि क्या है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कार्बोकेटायन ऑलरेडी स्टेबलाइज है। तो अगर मैं यहाँ पर रेट की बात करूंगी बच्चों, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं रेट की, तो आप लिख सकते हो, अगर इन प्रोसेसेस को अपन नाम दे दे, ये 4th है, ठीक है, ये 3rd है,
ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि अगर मैं रेट के टर्म्स में देखूं तो फोर्थ सबसे ज्यादा है, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। और यहां से आप एक और कंक्लूजन कर सकते हो बच्चों, और वो कंक्लूजन क्या होगा कि जब जब रेट की बात होगी फॉर SN1 रिएक्शन, जब रेट की बात होगी फॉर SN1 रिएक्शन, तो आप पहले लिखोगे ऐसा ग्रुप जिसके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, फिर आएंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर आएंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और फिर आएंगे आपके पास कौन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये बेसिक सी चीज अपन को कैसे क्लियर हुई, जब अपन ने पूरे प्रोसेस को करके देखा, और प्रोसेस में एक चीज सिंपल सी पता चल गई कि यहाँ पर जब जब अपन रेट की बात करेंगे SN1 में, तो 2 चीजों पे रेट डिपेंड करेगी। एक तो फर्स्ट चीज किस पे हो जाएगी जिस पे रेट डिपेंड कर रही है, रेट डिपेंड ऑन, तो सबसे पहली चीज तो हो जाएगी ईज ऑफ डिसोसिएशन। अगर ईज ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा रहे हो, मतलब जितना जल्दी ये एक्स निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये स्टेबलाइज है, इस एक्स बोलेगा यार मेरे पे क्यों माइनस दे रखा है, जब ये ऑलरेडी स्टेबलाइज है तो ये निकल जाएगा। मतलब ईज ऑफ डिसोसिएशन अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ SN1 लिख देना भाई, रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा अगर आप ईज ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा रहे हो। सेकंड चीज क्या होगी बच्चों, सेकंड चीज जितना ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस, तो क्या होगा, रेट इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN1 इंक्रीजेस। अब समझ में आया क्यों मैम बोल रही थी बार बार कि ये चैप्टर पढ़ने आओ तो सबसे पहले क्या करना, GOC पढ़ना, क्योंकि GOC में ही बताया था भाई, GOC के अंदर ही तो आपको पता चला था कि भाई जो कार्बोकेटायन है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, कार्बोनायन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सारी चीजें मैं GOC में समझा चुकी हूँ, बस आपको उस लेक्चर को देखना है तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे कि क्यों मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में 3 डिग्री पहले ले रही हूँ, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन में क्या होते हैं, 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं जो उसको प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में ही SN1 के अंदर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। SN1 की तो बात कर ली है, तो भाई किसकी बात करेंगे अब, SN2 की। तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट को ही अपन समझ रहे हैं किसके अंदर, आप यहां पर ही लिख दो इन SN2, यहां पर लिख देते हैं इन SN2 रिएक्शंस। अब SN2 रिएक्शन में अपन को पता है, मैंने बताया है आते ही इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया था कि रेट 2 चीजों पर डिपेंड करती है। किस किस पर डिपेंड करती है, एक तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है और साथ ही में RX पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही थी, तो ट्रांजिशन स्टेट का भी यहाँ पर क्या होगा, रोल होगा। तो आइए जैसे अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में, सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो बच्चों इसमें अगर सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो कोई ऐसा एग्जाम्पल ले ले क्या, जिसमें यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और एक X है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर जरूर न्यूक्लियोफाइल का टेक हो रहा होगा। आपको पता है SN2 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, X फ्रंट साइड लगा होता है, इसका मतलब अटैक सिर्फ बैक साइड से ही पॉसिबल होता है। ये चीजें अपन कल पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी भी अपन को वही बता पाएगी, कौन बता पाएगी भाई, ट्रांजिशन स्टेट बता पाएगी। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और इसमें क्या होता है, SN2 के अंदर मैंने बताया था इन्वर्जन होता है, X पहले फ्रंट में लगा था, न्यूक्लियोफाइल बैक में लगा है। इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, सबसे पहले समझ में आ जाएगा भाई स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। यहाँ पर अगर ट्रांजिशन स्टेट देखोगे बच्चों तो ये H है, ये H है और यहाँ पर H है। अब यहाँ से तो ये X जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, X जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ये चीज मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि ये दोनों क्या होंगे, एनायन लाइक कैरेक्टर को क्या करेंगे, एनायन लाइक कैरेक्टर्स होंगे, इनमें माइनस माइनस उस पर प्लस आ रहा होगा। तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। कौन सी हो गई, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट लिख देते हैं। अब सेकंड की बात करते हैं, जब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर
क्या कर रहे हैं, एक H की जगह इसको रिप्लेस कर रहे हैं एक CH3 से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक CH3 ले लिया और यहाँ पर मैंने सेम जो H थे और यहाँ पर भी जो सेम H थे वही रहने दिए। अब क्या होगा, अगेन वही सेम चीज बच्चों, न्यूक्लियोफाइल जरूर अटैक कर रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या होगा, यहाँ से जो X है वो निकल रहा होगा, ठीक है। और इन दोनों की वजह से क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और वही अपन को रेट बताने में हेल्प करेगी। जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है भाई, CH3 आ गया, यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर आकर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। अपन को किससे मतलब है, अपन को इन सब चीजों से मतलब नहीं, अपन को सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट देखनी है, ट्रांजिशन स्टेट 2 की जब बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, ये CH3 है, ठीक है, ये H है और यहाँ पर भी एक H है। यहाँ से जरूर ये जो X है वो निकलना चाह रहा होगा और यहाँ पर जरूर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच होना चाह रहा होगा। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड है। आइए अपन कुछ ऐसे कार्बन्स की बात करते हैं जिसमें क्या है, 2 CH3 हो, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। अब अपन किसी ऐसे कार्बन की बात करते हैं जिसमें क्या हो, 2 CH3 हो। अभी तो अपन ने क्या करा था, सिर्फ एक CH3 वाला केस करा था हाइड्रोजन से रिप्लेस। अब ऐसा करते हैं, इस हाइड्रोजन को तो एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3। अगेन क्या होगा, X होगा और जरूर यहाँ से क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा अपन को कोई मतलब नहीं, अपन को ट्रांजिशन स्टेट चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट थर्ड अगर मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 2 CH3 ग्रुप होंगे। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, CH3 ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि सेम ही चीज बन रही है, क्या नहीं, CH3 ग्रुप क्या है, बढ़ते जा रहे हैं हर एक स्टेप में। जैसे वहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप CH3 को बढ़ाते जा रहे हो, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब क्या करना है आपको, चौथे में ऐसा करो कि तीनों C के पास 3 ग्रुप थे X के अलावा, वो तीनों ग्रुप CH3 से रिप्लेस कर दो। मतलब यहां पर आपने CH3 लिख दिया, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। यहाँ पर एक X है और जरूर एक जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक करने का ट्राई कर रहा होगा बैक साइड से। और अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, फोर्थ की। तो फोर्थ की ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, बस बाकी का सारा मैटर सेम है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस आया है कि यहाँ पर 3 CH3 है और यहाँ से भी जरूर एक X जा रहा होगा और यहाँ से जरूर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। और आप बोल सकते हो जैसे X जाएगा तो यहाँ से पार्शियल नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव होगा। अब रिजल्ट क्या आएंगे भाई, रिजल्ट तो आपको पता ही है, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिजल्ट में तो क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा, इन्वर्जन, मतलब कि ऑपोजिट जगह पे आके न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। सेम यहाँ पर होगा, अगर आप 3 CH3 ले रहे हो तब भी सेम बात होगी, क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी रेट पे। रेट क्या डिपेंड करेगी, रेट वहां पर तो डिपेंड कर रही थी कार्बोकेटायन पर कितना जल्दी RX बॉन्ड टूट रहा है। क्योंकि जब अपन बात करते हैं SN2 की तो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, उसमें सिर्फ ये ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है। तो ट्रांजिशन स्टेट ही तो बता पाएगी कि कौन ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर देगा। अब यहाँ पर भी भाई जैसे वहां पर अपन ने एक ईथर ग्रुप लिया था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो क्यों ना यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, अनायन लाइक कैरेक्टर को पोजेस कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अपन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपने ये H ले लिया, यहाँ पर 2 H है और यहाँ पर आपने ले लिया एक CHO। CHO कैसा ग्रुप होता है बच्चों, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब कैसा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है ये, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब आपको पता है, ऑलरेडी मैं 3 बार बता चुकी हूँ कि ये जो ट्रांजिशन स्टेटस पे अनायन लाइक कैरेक्टर्स हैं और आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया, मतलब कि इसके लिए तो क्या हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। इसमें माइनस बन रहा था और माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप मिल गया है जो इसके माइनस को ले लेगा, तो भाई इसका तो फायदा ही फायदा हो गया। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फिफ्थ बनेगी और इसमें क्या हो रहा होगा बच्चों, यहाँ पर देखना, वहां तक तो सही था, सिर्फ CH3 ग्रुप ही बढ़ रहे थे। यहाँ पर देखना, यहाँ पर होता है असली चीज, तो यहाँ से जरूर एक X निकल रहा होगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होगा, ये हो गए आपके दोनों H। अब देखना यहाँ पर नया खेल किसका आता है, CHO का। अब आपको पता है जो CHO है उसके अंदर भी जरूर क्या होगा, उसके अंदर भी जरूर कार्बन है, p ऑर्बिटल होगा, और ये p ऑर्बिटल का यहाँ से क्या हो रहा होगा बच्चों, ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा है। ये जो दोनों माइनस लगा रहे थे ना, इस माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल गया है। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो भाई वही होगा, सेम रिजल्ट होगा। यहाँ पर CHO H और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, पर इस न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज करने के लिए अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। मतलब आप जब भी यहाँ पर बात करोगे SN2 के रिस्पेक्ट में, तो आप एक चीज बोल सकते हो कि SN2 की जब बात होगी तो यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बता रही है। और सिंस, यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, सिंस ट्रांजिशन स्टेट कंटेन्स एनायन लाइक कैरेक्टर, इसमें एक एनायन लाइक कैरेक्टर्स है, माइनस बन रहा है, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंस, विल इंक्रीज नहीं, विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट। मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखनी थी, उसकी स्टेबिलिटी का भी रीजन मिल गया भाई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब यहां से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो ओवरऑल रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इन SN2 रिएक्शन। किसकी बात हो रही है, इन SN2 रिएक्शन। तो इसमें आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो बच्चों, और वो कंक्लूजन क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है रेट। तो आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ, वहां पर तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही थी, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीजेस, आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेस। जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे ही क्या होता रहेगा, रेट भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज आप लिख सकते हो इसके लिए। और अगर मैं पूछूं रेट का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, तो रेट का ऑर्डर अगर अपन देखें बच्चों, तो रेट में अपने 5 ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। कौन सी बनी थी, 5 ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। ये थी आपकी ट्रांजिशन स्टेट फिफ्थ, ठीक है, ये है थर्ड, फोर्थ, और ये है फर्स्ट, सेकंड। अब मुझे यहाँ पर बताओ, जब मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ तो इस X का ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है उसमें एनायन लाइक कैरेक्टर्स है, और यहाँ पर क्या है, एक भी CH3 नहीं है। CH3 क्या लगाता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, वो भी +I। तो क्या ये पसंद करेगा माइनस कि उसको +I मिले, नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल होगी इससे। जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें एक CH3 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप क्या कर रहा होगा, जरूर इसमें +I लगा रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट ठहरी बेचारी एनायन लाइक कैरेक्टर वाली, उसको +I दे रहे हो तो बोलेगी मैं तो नहीं लेना चाहती, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड के कंपैरिजन में। अब अगर थर्ड और फोर्थ में देखें तो इसको तो +I नहीं चाहिए था और आपने इसको 2 का +I दे दिया, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी आपकी जहां पर 3 CH3 लगा दिए। एनायन लाइक कैरेक्टर वाली ट्रांजिशन स्टेट को +I दे रहे हो CH3 के थ्रू, तो वो नहीं लेना चाहेगा। और यहाँ पर जरूर इसका फायदा हो गया है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया है, जिसकी वजह से इसका जो माइनस कैरेक्टर्स है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अगर जब जब रेट की बात होगी तो आप क्या बोल सकते हो, रेट में ट्रांजिशन स्टेट फिफ्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, और फिर थर्ड, और फिर लास्ट में आएगी बच्चों आपकी फोर्थ। रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि CH3 ग्रुप बढ़ेगा तो +I बढ़ेगा और ट्रांजिशन स्टेट अनायन लाइक है और प्लस नहीं लेना चाहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑर्डर की बात करूं, रेट ऑर्डर
फॉर SN2 के लिए जो ओवरऑल रेट ऑर्डर की बात करें तो वो आएगा, अगर कोई CHO ग्रुप O अटैच था तो वो सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर आपको पता है 1 डिग्री कार्बन वाले आए थे। 1 डिग्री का मतलब भी आप इससे समझ लो, जिसमें क्या है 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री में वो 2 कार्बन 2 CH3 से अटैच था और 3 डिग्री में वो 3 कार्बन से अटैच था। और आपको बच्चों जब मैंने GOC पढ़ाई थी तब एक और बात बताई थी कि जब भी कार्बनायन के लिए बात होगी तो कार्बनायन के लिए जो कार्बोकैटायन वाला ऑर्डर है वही उल्टा हो जाएगा। मतलब वहां पर कार्बोकैटायन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री चल रहा था, कार्बनायन में क्या होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर भी सबसे पहले आ जाएगा आपका मिथाइल वाला X, फिर आ जाएगा 1 डिग्री और 2 डिग्री। 3 डिग्री तो ले मत लेना, 3 डिग्री तो ले मत लेना। 3 डिग्री कभी भी बच्चों SN2 नहीं शो करेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन कभी भी SN2 नहीं शो करेगा। आप यहाँ से कंक्लूजन जरूर बना सकते हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जब आपने बात करी, अगर मैं बात करूं SN1 रिएक्शंस की, तो SN1 रिएक्शन में आपने क्या बोला कि यहाँ पर पहले आएगा 3 डिग्री 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेनली 3 डिग्री में मिलेगा, 2 डिग्री में मिलेगा, 1 डिग्री में बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और CH3X में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप यहाँ पर एक और चीज लिख लो, एक और पॉइंट ऐड कर लो, CH3X तो वो तो बिल्कुल लोएस्ट पे, उसमें तो कभी देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप यहां से कंक्लूजन करो फॉर SN2 तो आपको ये मेनली किस में दिख रहा है CH3 और 1 डिग्री में। मतलब आप यहां से एक ओवरऑल कंक्लूजन कर सकते हो, वो क्या है कि जब जब SN2 होगा तो वो किस में होगा, या तो मिथाइल हैलाइड में होगा या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होगा। और जब जब SN1 होगा तो वो या तो 3 डिग्री में होगा या फिर किस में होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, और 1 डिग्री में और CH3X में कभी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ एकमात्र जगह है जहां पर आपको SN2 और SN1 को चेक करना है, वो है 2 डिग्री। 2 डिग्री क्योंकि दोनों कर रहे हैं तो दोनों ही चीजों में चेक करने को मिलेगा। ठीक है, इसी में कंफ्यूजन है, बाकी तो क्लियर हो गया कि CH3X और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो SN2 करना है। और अगर कहीं पर 3 डिग्री आपका 3 डिग्री या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाली कोई चीज है अल्काइल हैलाइड, तो वहां पर क्या करना है SN1 करना है। ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सिर्फ चेक किसके लिए करना है, इस 2 डिग्री के लिए पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हो, वरना तो मैं डायरेक्ट लिखा दूं कि यहाँ पर CH3 और 1 डिग्री के लिए आप क्या देखोगे SN2 देखोगे। यहाँ पर लिख लो, चलो नोट करके कि जब जब बात होगी 3 डिग्री RX की, ठीक है, फिर होगी 2 डिग्री RX, फिर होगा 1 डिग्री RX, और फिर लास्ट में आता है CH3X मिथाइल, सबसे छोटा RX मिथाइल हैलाइड। तो मैं यहाँ पर एक चीज कंक्लूड कर सकती हूँ कि जो 3 डिग्री है वो क्या होगा, मेनली SN1 शो करते हैं। 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन शो करेंगे। 1 डिग्री और CH3X क्या करेंगे, मेनली SN2 रिएक्शन शो करेंगे। बस ये एकमात्र ऐसा 2 डिग्री बचता है जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कब SN1 होगा और कब SN2 होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए तो पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, किन रिएक्शन में क्या होगा। ये सिर्फ 2 डिग्री के केस में ही चेक करना है, बाकी इनमें तो क्लियर रखना, इसमें मेनली SN1 होगा, उसमें मेनली SN2 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, अपना खत्म हो चुका है। तो जो सेकेंड पॉइंट था वो क्या था बच्चों, सेकेंड पॉइंट था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग में, और वो क्या था बच्चों पॉइंट, वो था इफेक्ट ऑफ या फिर आप बोल सकते हो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। क्या बोल सकते हो, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का नेचर देखना है और वो बताएगा कि भाई रेट में SN1 और SN2 की रेट में क्या फर्क देखने को मिलेगा। अब नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, क्योंकि आपको पता है क्योंकि SN1 और SN2 दोनों में ही RX बॉन्ड टूट रहा है, मतलब दोनों में लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी से फर्क पड़ेगा। तो यहां पर ये पॉइंट लिख दोगे, सिंस CX bond cleavage, since CX bond cleavage is involved in the mechanism of both SN1 and SN2,
और मैकेनिज्म की जगह आप लिख सकते हो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों ही चीज थी। क्या लिख सकते हो इसकी जगह? RDS, जिसको क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताया था ना मैंने, जो स्लो स्टेप होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है। और क्योंकि SN2 के अंदर तो एक ही स्टेप है तो वो ही रेट डिटरमाइनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर सी चीज समझ में आ गई कि जब जब CX बॉन्ड की बात होगी तो CX बॉन्ड क्लीवेज दोनों ही चीज में हो रहा है, SN1 में भी हो रहा है, SN2 में भी हो रहा है। मतलब ये दोनों क्या है? RDS में इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पर दोनों के लिए ही इन बोथ, इसको मैं हटाई देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। RDS में ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। RDS ऑफ बोथ SN1 एंड SN2, तो आप क्या बोल सकते हो? इफेक्ट न्यूक्लियर, मतलब जो लिविंग टेंडेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है कि सिंस CX बॉन्ड क्लीवेज इज इन्वॉल्व्ड इन द RDS ऑफ बोथ SN1 SN2, क्योंकि CX बॉन्ड तो दोनों में ही हो रहा था क्लीवेज, तो CX बॉन्ड का क्लीवेज दोनों ही स्टेप में हो रहा था, दोनों ही मैकेनिज्म में हो रहा था। तो आप बोल सकते हो कि लिविंग टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? कि कितना जल्दी ये जो X है वो छोड़ रहा है, और X छोड़ रहा है मतलब कितना वीक ये बॉन्ड है। CX बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी ज्यादा लिविंग टेंडेंसी होगी, जितनी ज्यादा लिविंग टेंडेंसी होगी क्या बोलोगे? रेट ऑफ SN2 दोनों की ही और SN1 दोनों की ही रेट क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी अगर लिविंग टेंडेंसी को बढ़ाओगे। मतलब यहां से आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि ये जो RX बॉन्ड जितना वीक होगा उतनी ज्यादा आपकी रेट होगी। कौन सा बॉन्ड? RX बॉन्ड। तो आपको पता है ये चीज मैं GOC में भी बताई थी और बहुत बार काम आई है कि जब भी आप बॉन्ड की बात करोगे या फिर लिविंग टेंडेंसी की बात करोगे, है ना, तो अगर मैं ले रही हूं यहाँ पर हेलोजेंस की बात हो रही है क्योंकि RX बॉन्ड की बात हो रही है, तो RI का बॉन्ड बच्चों सबसे ज्यादा वीक होता है। और ये रीजन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा है, साइज डिफरेंस की वजह से भी होता है। एक क्या है आपका R का मतलब कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड का है, एक आपका दूसरे पीरियड का है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है। फिर आ जाएगा आपका RBr, फिर आ जाएगा RCl और फिर आ जाएगा RF। मतलब RF बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, फिर RCl बॉन्ड को, फिर RBr बॉन्ड को, और ये तो इजीली टूट जाएगा RI। तो इसका मतलब अपन को चाहिए था कि जिसकी ज्यादा लिविंग टेंडेंसी है वो उतनी ज्यादा रेट रखेगा SN1 और SN2 की, मतलब ये सबसे पहले टूटेगा। ये वाला जो बॉन्ड है इसकी बात हो रही है, ये सबसे पहले क्लीव होगा, फिर ये और फिर ये। तो ये चीज याद रखना कि जब भी RI दे रखा हो तो वहां पर रेट ऑफ SN1 और SN2 क्या हो जाएगी? बढ़ सकती है या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सिंपली इस तरीके का ऑर्डर दे सकता है जिसमें कोई भी यहाँ पर कार्बन ले लिया और उसमें RI, RBr, RCl और RF जोड़ दिया। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि RI बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा रेट रखेगा क्योंकि सबसे ज्यादा पहले क्लीव हो जाएगा, निकल जाएगा, लिविंग टेंडेंसी ज्यादा है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो अपना तीसरा पॉइंट था। क्या पॉइंट था भाई तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग में? तीसरा पॉइंट था आपका इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या था? इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है रेट के अंदर? इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में अगर अपन को चेक करना है बच्चों, तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में अगर आप देखो तो SN1 के अंदर तो क्या था? न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं, वहां पर तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सिर्फ कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन था। तो आप लिख सकते हो फॉर SN1 क्या लिख सकते हो बच्चों? यहां पर सिंस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन RDS, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो नो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की साइज क्या ले रहे हो, कंसेंट्रेशन क्या ले रहे हो, क्या वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, इन चीजों पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि साइज क्या है न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है न्यूक्लियोफाइल की, इन किसी भी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा। पर जब आप बात करोगे SN2 की, ये तो बात किसी हो गई भाई, SN1 की हो गई, पर जब बात करोगे SN2 की तो SN2 रिएक्शन में अपन देखते हैं, यहाँ पर मैं दोनों के रेट भी लिख दूं क्या, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जब रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये डिपेंड करता है सिर्फ RX पे
और जब SN2 के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ये डिपेंड करता है Rx और न्यूक्लियोफाइल पे भी, इसलिए तो इसको SN2 बोलते हैं क्योंकि ये दो चीजों पर डिपेंड करता है और दो ही तो चीजें हो रही है, एक तो बॉन्ड क्लीव हो रहा है, एक अटैक हो रहा है, तो वो दोनों ही चीजें यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हो यहाँ पर क्या है, सिंस न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व्ड hence it affects the rate of SN2। मतलब न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वो SN2 के रेट पे अफेक्ट बिल्कुल करेगा। और मैं बता देती हूँ किस तरीके से बात हो रही है कि अगर जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल इन साइज, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, हाई कंसंट्रेशन। और क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक। ये क्या बात बता रहा है भाई, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल। कमेंट करके बता देना ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता रहा है कि स्मॉल साइज है, हाई कंसंट्रेशन है और मोर न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। ठीक है, तो ये चीज आप कमेंट करके बताओगे, पर आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं है मगर SN2 के लिए है। तो आइए क्या कुछ अपन न्यूक्लियोफाइल देख लेंगे जो अच्छे होते हैं, कुछ जो आपको मेनली देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं, वो मैं बता देती हूँ कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं जिनकी साइज छोटी है, हाई कंसंट्रेशन है और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। तो आइए भाई इसकी बात कर लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। एक तो हो गया NaI, ठीक है, एक हो गया NaBr, एक हो गया आपका NaCN जो आपको मेनली देखने को मिलेंगे, एक हो गया Na3N3, ठीक है, एक हो गया NaSr, NaOH, NaOr और NaSH। तो ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोफाइल है यही आपको मेनली देखने को मिलेंगे किसके अंदर, जब जब आप SN2 की बात करोगे। किसके अंदर बच्चों, जब जब SN2 की बात होगी तो मेनली यही न्यूक्लियोफाइल आपको देखने को मिलेंगे। भाई यही न्यूक्लियोफाइल देख जाना, अगर ये आ गया मतलब क्या हो जाएगा, SN2 और SN1 में तो कैसा भी न्यूक्लियोफाइल लो, कैसा भी न्यूक्लियोफाइल लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेट उस पर डिपेंड ही नहीं है। रेट तो यहाँ डिपेंड करती है, तो इनमें से कुछ लिया है तो रेट जरूर बढ़ेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो अपना लास्ट और फोर्थ पॉइंट है जो कि क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्या है बच्चों, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है भाई, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट है रेट के अंदर। तो अगर सॉल्वेंट का इफेक्ट देखें रेट के अंदर तो वो क्या होगा बच्चों, आइए इसकी बात कर लेते हैं। जब जब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखोगे तो यहाँ पर डिपेंड करेगा, SN1 के अंदर अगर देखो तो आपको पता है SN1 के अंदर क्या हो रहा था, Rx थी और Rx से जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो लिख रही हूँ सिर्फ मैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या था, R प्लस बन रहा था और X माइनस बन रहा था। सेकंड स्टेप का अपना कोई लेना देना है क्योंकि अपन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, मतलब रेट की बात कर रहे हैं और रेट में सेकंड स्टेप का कोई लेना देना नहीं है, तो अपन को R पॉजिटिव बनाना है। अब कार्बोकेटायन बन रहा है और ये बात मैंने आपको जीओसी में पढ़ाई थी कि जब जब आप हेट्रोलिटिक क्लीवेज करते हो तो पोलर सॉल्वेंट्स लेते हो। कैसे, पोलर, और पोलर भी कौन से, प्रोटिक जो एच बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हो फॉर SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। क्या मैं एग्जाम्पल दूं भाई, 2-3 बार बता चुकी हूँ पोलर प्रोटिक कौन से होते हैं, H2O हो गया, ROH हो गया, अल्कोहल और वाटर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और वैसे ही आप बात कर सकते हो बच्चों किसकी, फॉर SN2। अगर SN2 के अंदर बात करोगे तो SN2 में क्या होता है, एक ही स्टेप होता है और वही रेट डिटरमाइनिंग भी होता है। Rx प्लस न्यूक्लियोफाइल लेते हो, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और R न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और X निकल जाता है। क्या बन जाता है, R न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, X निकल जाता है। जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें से एक तरफ से X जा रहा होता है, एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा होता है, यही बनती है ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब यहाँ पर जो आप सॉल्वेंट लोगे वो पोलर प्रोटिक नहीं ले सकते क्योंकि वो तो एच बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर ऑलरेडी किसी चीज की जगह नहीं है। तो आप लिख सकते हो फॉर SN2 पोलर तो लेंगे क्योंकि यार माइनस आपको अटैच करना है, प्लस तो बन ही जाओगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट
जिसमें H बॉन्डिंग नहीं होगी वो यूज करेंगे। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। और ये कौन कौन से होते हैं आपके? DMSO होते हैं। क्या होता है DMSO? सब बता चुकी हूं मैं। DMF होता है, THF होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया ये। DMF क्या होता है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। DMSO क्या होता है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। और एक एसीटोन भी होता है। तो ये सारे आपके क्या होंगे बच्चों? इस तरीके के पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज है जिसको आप कंक्लूड कर सकते हो, और वो क्या है कि फॉर SN1 आपको कैसे सॉल्वेंट लेने हैं? पोलर प्रोटिक। कैसे सॉल्वेंट्स लेने हैं? पोलर प्रोटिक। और फॉर SN2 आपको कैसे सॉल्वेंट लेने हैं? पोलर अप्रोटिक। कैसे? पोलर अप्रोटिक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने चारों ही फैक्टर्स को पढ़ लिया है कि जो रेट है उसमें सबस्ट्रेट का क्या रोल है, अगर अपन देखें तो उसमें न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर अगर अपन ओवरऑल कंक्लूड करें तो अपन को चार चीजें समझ में आई हैं जब अपन बात कर रहे हैं रेट ऑफ SN1 और SN2 की, जिसमें एक है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, फिर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, फिर है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और फिर लास्ट में आता है आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। जो चारों चीजें अपन ने SN1 और SN2 में पढ़ ली हैं। तो अगर अपन फैक्टर्स की बात करें तो क्या सारी चीजें यहाँ पर कंक्लूड कर दे कि SN1 के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो सबसे पहले तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखो, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर आपने देखा है तो उसी से आधी से ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? Rx होता है और यहाँ पर पहले R पॉजिटिव बनता है और X माइनस बनता है, और इससे आप कंक्लूड करते हो कि जो रेट है, क्या कंक्लूड करते हो कि जो रेट है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? Rx पे। किस पर डिपेंड कर रही है? Rx पे। और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है SN1 की एक चीज पे रेट डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसके सारे पॉइंटर जो मैंने अभी पढ़े हैं उन्हीं को एक बार कंक्लूड कर दूं तो पूरी चीज आपको एक बार में समझ में आ जाएगी कि सबसे पहले अगर SN1 की बात करें तो अगर ओवरऑल रेट ऑर्डर की बात करें तो रेट ऑर्डर क्या आता है भाई यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन मैं आपको GOC में भी पढ़ा चुकी हूँ। 3 डिग्री Rx सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 डिग्री Rx, फिर आ जाएगा 1 डिग्री Rx, और सबसे लास्ट में होगा CH3X। क्या होगा? CH3X। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही हो गया कि रेट ऑर्डर इसका ये आएगा। सेकंड अगर अपन बात करें, क्योंकि अपन यहाँ पर सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये तो सबस्ट्रेट के बारे में हो गया। अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की, सारी चीजें कंक्लूड कर रही हूं बस एक बार में। अगर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की बात करोगे तो वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, और उसमें अपन ने देखा है दोनों के लिए, क्योंकि CX बॉन्ड क्लीव हो रहा था, तो दोनों के लिए एक ऐसा लिविंग ग्रुप चाहिए जो ज्यादा जल्दी क्या हो जाए? लीव कर जाए, जिसकी लीविंग टेंडेंसी ज्यादा हो। और उसमें अपन ने देखा था RI सबसे पहले आएगा, फिर आएगा RBr, फिर आएगा RCl, और फिर आएगा RF, ठीक है। तो ये लिविंग टेंडेंसी दोनों के लिए ही सेम है। फिर अपन ने थर्ड चीज क्या पढ़ी थी कि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, और अपन ने देखा था सिंस SN1 की रेट में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं है, सिर्फ Rx इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आप कोई सा भी वीक न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो या पुअर न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही चीज लिख सकते हो। वीक या पुअर न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं करता। तो फिर यहाँ पर पुअर कौन से होंगे भाई? H2O हो गया, RH हो गया, ROH मतलब अल्कोहल हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ये दोनों आ गए तो ये दोनों कैसा सॉल्वेंट पसंद करेंगे? अगर H2O कहीं पर दे रखा है आपको एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वो तो सॉल्वेंट भी चाहेगा कि यार मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दूंगा, सॉल्वेंट भी मेरा जैसा ही ले आओ। तो अगर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उसमें आपके कौन से सॉल्वेंट आ जाएंगे? जो जिसमें आपके वाटर आता है, अल्कोहल होता है, और ये सॉल्वेंट होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। मतलब अगर आप ओवरऑल कंक्लूड करना चाह रहे हो SN1 रिएक्शन की रेट डिपेंडेंसी को, तो आप बोल सकते हो कि रेट ऑर्डर इसका 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और CH3X होगा। अगर लिविंग ग्रुप की बात करोगे तो पहले RI, RBr, RCl और RF होगा। फिर अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात करोगे तो यहाँ पर पुअर और वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा। और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा, क्योंकि पुअर न्यूक्लियोफाइल तो वाटर होते हैं, अल्कोहल ही होते हैं, तो उनको चाहिए भी सॉल्वेंट उनके
के जैसा ही, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये पढ़ोगे आप तो वैसा ही कुछ चीज है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं किसकी, SN2 रिएक्शंस की। किसकी बात कर लेते हैं, SN2 रिएक्शंस की। तो बच्चों जब SN2 रिएक्शंस की बात होगी तो मैं यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूड कर देती हूँ, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था वो एक ही जैसा था, क्योंकि एक ही स्टेप है इसमें। तो यहाँ पर RX प्लस न्यूक्लियोफाइल अगर लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक जरूर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और यहाँ पर R न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और X निकल जाएगा। और आपने बोला था कि इसकी जो रेट है वो ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगी। यहाँ से तो जरूर ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, और यहाँ से जरूर क्या होगा, ये X जा रहा होगा। दोनों को ही डॉट से ही रिप्रेजेंट करो, क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, एक तरफ से बॉन्ड जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की, अगर स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की यहाँ पर बात करें जो कि अपना फर्स्ट पॉइंट था, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले आएगा रेट, लिख दो रेट, और रेट के ऑर्डर में बात कर रहे हो, सबसे पहले यहाँ पर आएगा CH3X, फिर आएगा 1 डिग्री RX, फिर आएगा 2 डिग्री RX, और 3 डिग्री में तो आप मान लो ये ना के बराबर होता है, ना के बराबर 3 डिग्री RX। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा, सही से लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिग्री RX और यहाँ पर आ जाएगा 1 डिग्री RX। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड चीज क्या थी, सबसे पहले था स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, और उसके बाद क्या था बच्चों, सेकंड पॉइंट अपना था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। क्या था कि लिविंग ग्रुप जो है उसका नेचर क्या है, और वो दोनों के लिए, क्योंकि RX बॉन्ड क्लीव हो रहा था, तो दोनों के लिए लिविंग टेंडेंसी जितनी ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेट बढ़ेगी। मतलब दोनों के लिए ही जो रेट है उसमें RI पहले था, फिर RBR था, फिर RCl था, और फिर RF था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था, जो कि क्या था बच्चों, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अपन ने देखा था SN1 में कोई फर्क नहीं था न्यूक्लियोफाइल आप कैसा ले रहे हो, पर SN2 में अगर मैं इसकी रेट यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर मैं रेट लिख देती हूँ बच्चों, तो अगर मैं इसकी रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट एक्सप्रेशन में RX भी इन्वॉल्व था और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व था, दोनों ही चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व थी इसके रेट एक्सप्रेशन में। इसका मतलब यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, और वो क्या होगी बच्चों, वो चीज क्या होगी जो आप कंक्लूड करोगे, वो हो जाएगी बच्चों कि आप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट होगा और वो रेट को इफेक्ट करेगा, और अगर रेट को इफेक्ट करेगा तो आप कैसा न्यूक्लियोफाइल लोगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक नहीं ले सकते यहाँ पर, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतनी ज्यादा रेट को बढ़ाएगा। और स्ट्रॉन्ग में भी मैंने बता दिया था कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल लेने हैं, इसमें आपके NaI था, NaBr था, ठीक है, फिर NaCN हो गया नाइट्रोजन वाले, NaN3 नाइट्रोजन वाला ही है, फिर क्या हो जाएंगे आपके बच्चों सारे के सारे जो ये आपका ऑक्सीजन ग्रुप है NaOH, फिर NaOR, और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे वाला सल्फर कंटेनिंग NaSH और NaSR, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फोर्थ जो चीज थी अपनी वो क्या था, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहेगा कि भाई आप उसकी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही है तो यहाँ पर कोई एच बॉन्डिंग नहीं चाहेगा, और एच बॉन्डिंग नहीं चाहेगा तो आप बोल सकते हो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। और आपको पता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन आ जाएंगे भाई, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आपके आ जाएंगे सारे के सारे कौन से बच्चों, यहाँ पर अगर अपन बात करें तो DMSO, DMF, THF, ये जो सारे बड़े बड़े नाम हैं, क्राउन ईथर भी यहाँ पर आता है, और एक एसीटोन। तो ये सारे के सारे क्या है आपके पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ओवरऑल अपन को समझ में आ गया कि SN1 और SN2 क्या होता है। SN1 के लिए अपन ने बात कर ली थी ये चारों पॉइंट्स, और SN2 के लिए भी अपन बात कर चुके हैं। यही चीजें यहाँ पर लिख रखी है बच्चों। जब फैक्टर्स की बात करेंगे फॉर SN2 रिएक्शंस, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर SN2 रिएक्शंस, तो जो मैंने बोला है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज गवर्न्ड बाय स्टीरिक फैक्टर्स।
यहाँ पर क्या होता है, स्टीरिक फैक्टर्स, क्योंकि Rx पर डिपेंड कर रहा है तो R में कितना स्टीरिक फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है। और द बल्कियर द ग्रुप द लेस रिएक्टिव इट विल बी, जितना ज्यादा ग्रुप बल्कियर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव कम होगा। आपको पता है तो SN2 में क्या बनाया था, अपन ने जो ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी वो अनायन लाइक थी, और अपन ने बोला था जितने ज्यादा क्या ऐड करे थे CH3 वो उतनी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रही थी। और SN2 के लिए अपन ने बोला था आप CH3X पहले लोगे, फिर 1 डिग्री Rx लोगे, और 2 डिग्री Rx भी कभी कभी ले लोगे, पर 3 डिग्री तो ना के बराबर लोगे, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होगा, ग्रुप बल्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्कियर ग्रुप हो जाएगा। और यही चीज लिख रखी है कि बल्कियर ग्रुप को अपन को यहाँ पर इग्नोर करना है, क्योंकि वो स्टीरिक हिंड्रेंस लगाएगा। यही ऑर्डर लिख रखा था, यही ऑर्डर लिख दिया है, ठीक है। यही लिख रखा है SN2 के बारे में। अगर यहाँ पर बात करें तो मैंने बताया था कि फॉर SN1 और SN2 दोनों के लिए ही जो लीविंग टेंडेंसी है वो RI के पहले ज्यादा होती है, क्योंकि RI एक वीक बॉन्ड होता है, जल्दी टूटना पसंद करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन एडिशन टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड आल्सो अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन। तो ये तो एलिमिनेशन की बात हो रही है और E1 E2 की बात हो रही है, जो कि अपन एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइम ही पढ़ेंगे। अभी अपन को सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो ये बात पूरी अपन ने कर ली थी। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये सारी जो आपकी नॉलेज है ये अधूरी है अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व ना करो। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आपको रेट रिलेटेड कोई क्वेश्चंस मिलेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपको यहाँ पर दे दिया है CH3X, फिर दे दिया CH3CH2X, ठीक है, फिर दे दिया CH3CH2 CH3, एक H हटा दो यहां से, CHX, और फिर आपको दे दिया एक टर्शरी कार्बोकेटायन वाला एल्काइल हैलाइड X, टर्शरी कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड। अब आपसे पूछा है रेट ऑर्डर आपको बताना है। ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपकी फोर्थ है। तो आपसे पूछा है रेट ऑर्डर, क्या पूछा है, रेट का ऑर्डर पूछा है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और ये पूछा है पहले SN1 के लिए और फिर पूछा है SN2 के लिए। किसके लिए पूछा है, SN1 के लिए और SN2 के लिए। तो अगर आप SN1 में बात करोगे तो मैंने बताया था यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन बनने का मतलब है कि 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर फोर्थ पहले आ जाएगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। वैसे ही अगर SN2 के लिए बात करोगे, इसको थोड़ा नीचे ही लिख दो, तो SN2 के लिए मैंने क्या बताया था कि SN2 के रिस्पेक्ट में जब बात करोगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, और वो एनायन लाइक बनता है जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है। एनायन का मतलब है उसके लिए जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप लगाओगे उसको नहीं चाहिए कि बल्कि ग्रुप उस पर प्लस आई लगाएंगे, तो ये चाहेगा कि इसका जो फर्स्ट है वो सबसे पहले मिले, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फोर्थ तो ना मिले तो ही अच्छा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा फॉर SN1 और SN2। यार एक क्वेश्चन से मजा नहीं आता, आइए एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लूं तो मान लो मैंने यहाँ पर एक ले लिया CH3 CH2Cl, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक CH3O CH2Cl। कैसा ग्रुप है, OCH3 OMe वाले टाइप का ग्रुप है। OMe का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर मैं अब पूछूं आपसे रेट SN1 की और SN2 की, तो अब आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है, वो कार्बोकेटायन जो बनेगा उसको स्टेबलाइज कर देगा, और कार्बोकेटायन तो चाहता है वो स्टेबलाइज हो जाए, तो सेकंड और फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सेकंड सबसे पहले आ जाएगा। पर जब आप रेट को कंपेयर करोगे बच्चों SN2 के अंदर, तो अपन ने पढ़ा था यहाँ पर एनायन लाइक कैरेक्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आना चाहिए, मगर जो इसकी रेट है बच्चों वो भी सेम आती है। उसका रीजन समझो, मैं दोनों की अगर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनाऊं, यहाँ पर क्या है, एक H है, एक H है, एक CH3 होगा, ठीक है। अब यहां से क्या हो रहा होगा, ये जो Cl है जा रहा होगा और एक कोई न्यूक्लियोफाइल जरूर आ रहा होगा, यही बनेगी इसकी ट्रांजिशन स्टेट।
और अगर आप यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की बात करोगे तो यहाँ पर भी 2 H हैं, ये Cl जरूर जा रहा होगा और यहाँ पर जो ये CHO ग्रुप है ये अटैच होगा और यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो एक CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप क्या लगाएगा यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, CHO नहीं है, क्या है CH3 है। ये क्या करेगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मगर ये क्या करेगा इस CH3 के रिस्पेक्ट में इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आई लग रहा है, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में अपन कंपेयर अगर ओवरऑल करेंगे तो फिर तो ये डिस्टेबलाइज ही करेगा, मगर इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर सेम आ जाएगा। तो आप SN1 एंड SN2 दोनों के लिए ही, फॉर SN1 एंड SN2 दोनों के लिए ही जो ऑर्डर आएगा वो यही आएगा, सेकंड ज्यादा होगा फर्स्ट से। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया और इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पर बच्चों मैंने एक बेंजीन रिंग ली और बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक X ग्रुप है, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग में क्या है एक X ग्रुप है और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग में X का मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है भाई, ठीक है, कोई भी हेलोजन, ठीक है। और यहाँ पर मान लो मैंने आपको दे दिया, एक तो दे दिया NO2, NO2 क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर दे दिया OMe, ठीक है। OMe क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो एक जगह दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक जगह दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर पूछूं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में किसका, SN1 और SN2 दोनों के रिस्पेक्ट में पूछूंगी, तो अगर SN1 के लिए ऑर्डर लिखोगे तो आपको पता है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, ये एक कार्बोकेटायन बनाता है, इसका मतलब यहाँ पर थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड और फिर लास्ट में आएगा फर्स्ट। पर जब आप SN2 के ऑर्डर की बात करोगे तो आपको पता है यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के रिस्पेक्ट में देखते हैं और ट्रांजिशन स्टेट अनायन लाइक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर सेकंड और फिर थर्ड। अब देखो अब दो कंपैरिजन में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को ही ज्यादा रखा है। वहां पर एक प्लस आई ग्रुप था और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वहां पर क्या हो गया, अपन ने ज्यादा स्टेबल बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अगर अपन एक और एग्जाम्पल की बात करें क्वेश्चन में ही, तो मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, इसमें मैंने यहां पर एक Cl लगा दिया, ठीक है, फिर सेम ग्रुप लिया, ठीक है, इसमें क्या करा, यहां पर Cl लगा दिया सेकंड पोजीशन पे, और अब मैंने बिल्कुल लास्ट में जाके Cl लगा दिया। तो Cl को अगर आप देखो तो यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन से अटैच है, मतलब 3 डिग्री Rx की बात हो रही है। अगर यहाँ पर देखोगे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये दो कार्बन से अटैच हैं, मतलब 2 डिग्री Rx की बात हो रही है। और अगर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में देखोगे एक ही कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री Rx की बात हो गई, इसकी 1 डिग्री Rx की बात हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 डिग्री Rx है और 2 डिग्री 3 डिग्री है। आपको पता है SN1 के लिए क्या होता है, SN1 में अपन 3 डिग्री को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फर्स्ट, सेकेंड और इसको थर्ड बोलूं तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाएगा। और अगर बात करूंगी SN2 की, SN2 को बल्कि ग्रुप नहीं चाहिए और यहाँ पर CH3 3 डिग्री वाला है, मतलब बल्कि ग्रुप ज्यादा है, उसको बल्कि ग्रुप नहीं चाहिए, तो ऑर्डर बिल्कुल आपका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी किसको चल जाएगी, थर्ड को चल जाएगी, 1 डिग्री Rx को। तो अब पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। सिर्फ ये याद रखना है SN1 में कार्बोकैटायन बन रहा है, उसको तो भाई आप जितना ज्यादा 3 डिग्री दो, मतलब बल्कि ग्रुप दो, वो पसंद करेगा। पर जब आप बात करोगे SN2 की तो उसको बल्कि ग्रुप पसंद नहीं है, तो वहां बल्कि ग्रुप की बात नहीं करनी है। SN1 में आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स देखने हैं और SN2 में आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स देखने हैं। अब बात करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब जब इसकी बात होगी ना, तो आइए मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज समझा दूं, इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में एक चीज समझा दूं बच्चों, जब जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करोगे तो ये भी दो ही तरीके की होती है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, नॉर्मल सी बात है, तो ये भी आपको दो ही तरीके से देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, क्या SE1 SE2 होगा? बिल्कुल सही, आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा ये SE1 SE2, पर होता है बच्चों SE1 और एक SE2, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर एक ही रिएक्शन की ज्यादा बात होती है और वो होती है आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट SE2 की। यहाँ पर तो होता है SE1, यहाँ पर होता है SE2। सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक SE2 हो रहा है, सॉरी E1 हो गया और यहाँ पर होगा SE2। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें ये कंपैरिजन नहीं करा जाता है जनरली, क्योंकि यहाँ पर मेनली यही रिएक्शंस देखने को मिलती है। ये वाली इतनी कम है कि इसको पढ़ते ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो SE2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शंस आती है ना, वो मेनली आपकी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जिनमें वही, अगर रिएक्शंस की अगर यहाँ पर बात करूं मैं, तो यहाँ पर आपकी रिएक्शंस आ जाती है एक तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाली, जो ग्रिग्नार्ड वाली रिएजेंट्स होते हैं ना, ग्रिग्नार्ड वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पर जो आइसोटोप एक्सचेंज वाली जो रिएक्शंस आती हैं वो सारी आपको मिल जाएगी। अब इतनी कम है कि इसको पढ़ते ही नहीं है अपन। ठीक है, और एक दो आपको यहाँ पर वो जो सिल्वर के जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं उसमें ब्रोमीन का जो अटैच करते हैं, ये सब चीजें मिल जाएगी। तो इसको मेनली नहीं डिस्कस किया जाता है और आप इसको लिख सकते हो नोट कॉमन, ये ज्यादा कॉमन नहीं है। जबकि आप बात करोगे SE2 की, तो अपन सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिर्फ इसी को पढ़ते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, और कॉमन क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर इफेक्ट दिखाएगी किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन, जब हेलोअरीन्स की बात कर रहे हैं, हेलोअरीन्स में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा। पूरा का पूरा हेलोअरीन में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, दिस इज वेरी कॉमन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। तो ये सिर्फ आपको बेंजीन के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पर, बेंजीन के अंदर देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत एल्कीन के अंदर भी, जो कि अपन हाइड्रोकार्बन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों चीजें मेनली देखने को मिलेगी, और इसमें भी जो SE2 है वही आपको मेनली देखने को मिलेगा बच्चों। SE2 के अलावा SE1 तो बहुत कम जगह हो रहा है, तो यहाँ पर इसके कुछ केसेस आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हो इतनी कम जगह रहा है, जो ज्यादा फेमस होता है उसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेंजीन रिंग के अंदर। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बेंजीन के अंदर। अब यहाँ पर देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है ऑफ अरीन्स। अरीन्स के बारे में पढ़ने वाले अपन, हेलो अरीन्स, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, ये क्या करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है, उसको जनरेट किया जाता है, और फिर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म होता है, कैसा मैकेनिज्म है, अगर इसके बारे में मैं ओवरऑल लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप मेनली क्या लिख सकते हो कि एक तो इलेक्ट्रोफाइल जो आपका बनेगा, या फिर इलेक्ट्रोफाइल को मैं शॉर्ट में लिख दूं क्या, E+, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या इतनी सी चीज आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल यार एक ऐसी चीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो वो कहाँ जाना चाहेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप उसको ज्यादा दो, इसीलिए बेंजीन रिंग में जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और ये क्या होता है, एक 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इसके लिए आप लिख सकते हो, ये क्या है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। 2 स्टेप अपन ने पढ़ा है अभी, किसमें होता है 2 स्टेप भाई, 2 स्टेप SN1 के अंदर होता है, और 2 स्टेप मैकेनिज्म यहाँ पर क्या हो रहा है, SE2 के अंदर हो रहा है। कि SE2 SE1 में कंपेयर सिर्फ मैंने आपको बताया है, जनरली वो यूज ही नहीं होता क्योंकि SE2 को ही यूज करते हैं। यहाँ पर आपको 2 स्टेप मैकेनिज्म मिलता है, और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आपको जनरली क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे
फॉर्मेशन या फिर जनरेशन भी बोलते हो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पहले करोगे और फिर उसका अटैक कराओगे बेंजीन रिंग पे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग पे क्या बन रहा होगा भाई, बेंजीन रिंग, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग रिंग है तो इस पे जरूर कार्बोकेटायन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, कार्बोकेटायन बन रहा होगा। आइए इसी चीज को समझते हैं। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रोफाइल, उसके साथ न्यूक्लियोफाइल था, आपको इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अगर मैकेनिज्म की बात करोगे तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। अब आइए समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को भी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, स्टेप 1 करना है। और स्टेप 1 क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले ऐसा करते हैं, यहां पर लिखते हैं टॉपिक, जो कि है अपना ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रही हूं। इसका स्टेप 1 है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे अपन ने बेंजीन रिंग का, जब हाइड्रोकार्बन में बेंजीन के बारे में पढ़ा था तो बहुत सारी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा था। जब हेलोजिनेशन करवा रहे हो, नाइट्रेशन करवा रहे हो, सल्फोनेशन करा रहे हो, तो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे अगर मैं हेलोजिनेशन की बात कर रही हूँ तो हेलोजिनेशन में आप क्या करते हो, क्लोरीन लेते हो और साथ में आप लेते हो FeCl4, FeCl3, क्या लेते हो, FeCl3। इसको जब आप यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शंस कराती हो तो जो ये है Cl+ बना देता है, प्लस एक FeCl4- बना देता है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना था, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। अब क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है बच्चों, अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे अटैक करवाना है। अब इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बच्चों, जब आप बेंजीन रिंग पे अटैक कराने जाते हो तो यहाँ पर कार्बोकेटायन कैसे जनरेट हो रहा है बेंजीन रिंग पे, तो आप उसको भी समझ लो। यहीं पर देख लेते हैं, या तो जैसे ये बेंजीन के रिंग है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपको पता है, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, और पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं। आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर अटैक के लिए भेजा। अब इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक करने जाएगा तो वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करेगा और यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। अगर यहाँ जाके अटैच हो रहा है तो बाकी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इस पे शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ का H मैंने ऐसे लिख दिया। बाकी के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपने ऐसे के ऐसे रहने दिया। अब आपको पता है इसमें क्या होता है, बेंजीन के अंदर होता है डीलोकलाइजेशन। क्या होता है यहाँ पर, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब है कि जरूर ये जो पॉजिटिव है ये थोड़ा थोड़ा करके सब जगह घूम रहा होगा। तो इसकी आप रेजोनेंस भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। जो ड्रॉ करें अगर अपन रेजोनेंस इन बेंजीन की अगर बात करें और इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देखें कि क्या क्या बन सकते हैं इस पॉजिटिव को अगर अपन शिफ्ट करें, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले E था और यहाँ पर H था, पॉजिटिव बना था, और यहाँ पर जो है दोनों क्या थे, डबल बॉन्ड थे। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे कर कर ये जो आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये बोलेगा, क्या बोलेगा कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, इसको पॉजिटिव दे दो। तो बोलते चलो ठीक है यार, पॉजिटिव एक ही जना क्यों ले, जब सारे के सारे इक्वल है तो क्यों ना सबका जो वेट है वो इक्वल ही हैंडल करे इस प्लस का वेट। यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये बोलता है पॉजिटिव कि मैं क्यों रहूं, इस पास वाले कार्बन को भी दो। अगर इस पास वाले कार्बन को आपने पॉजिटिव दिया, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया और इसको पॉजिटिव दिया, तब क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर ऐसा करो, पॉजिटिव को बना दो, एक तो यहाँ पर बॉन्ड है, एक यहाँ बन गया, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा।
E और H अभी भी अपनी जगह पे है। इसके अलावा कोई पोजीशन हो सकती है क्या? नहीं, ये 3 ही पोजीशन हो सकती है। पर आपको पता है यहाँ पर एक और चीज आ सकती है, और वो चीज क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्योंकि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, ये सारी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंट हाइब्रिड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही रियलिटी बताएगा कि भाई रियल में कौन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इसकी बात करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? रेजोनेंस हाइब्रिड की। तो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका बनेगा यहाँ पर। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो देख लो, उसको डॉट डॉट से बताते हैं। रेजोनेंट हाइब्रिड में पढ़ा था, पॉजिटिव इस कार्बन पे आया, फिर इस कार्बन पे आया, और फिर इस कार्बन पे आया। मतलब सिर्फ इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में शिफ्ट हो रहा है। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ से डॉट डॉट लिख दूं, ये पॉजिटिव आ जाए और यहाँ पर E और H है। अब ये जो थोड़ा अलग तरीके का बेंजीन रिंग का हाइब्रिड बनता है, नॉर्मली तो आपको पता है, नॉर्मली में बेंजीन रिंग में जो ये गोला होता है, ये किसको बताता है भाई? कि रेजोनेंस हाइब्रिड है ये। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वीलेंड। इसको बोलते हैं, एक तो इसको बोलते हैं अरीनियम, अरीनियम आयंस बोला जाता है। इसको वीलेंड भी बोलते हैं बच्चों, वीलेंड कॉम्प्लेक्स। ये भी आपको देखने को मिलेगा। वीलेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि बेंजीन रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ किन कार्बन पे? सिर्फ यहाँ पर 5 कार्बन पे ही शिफ्ट हो। एक कार्बन पे तो इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए वहां नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं वीलेंट कॉम्प्लेक्स या वीलेंट इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। और बच्चों अब यहाँ पर ज्यादा प्रिसाइजली अगर अपन को ड्रॉ करना है कि किस पे अटैक हो रहा है, तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अटैक हो रहा था वो रेजोनेंस हाइब्रिड पे होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो ये बन रहा है, ई जो अटैच हो रहा है वो किस पे हो रहा है? इस वीलेंड जो इंटरमीडिएट बना है उस पे हो रहा है, और यही आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, तो जनरली तो अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, पूरा ही वहां पर सर्कल बनाएंगे, पर आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि मैकेनिज्म में क्या हुआ था। ठीक है, तो यही बच्चों आपका ESR है। अपन ने पूरा पढ़ लिया है ESR के बारे में। अब यहाँ पर ESR में जो अपन ने GOC में पढ़ा था वो कुछ चीजें आ जाती हैं, और वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, क्योंकि अपन ने GOC में भी पढ़ा था, मैंने बताया था ये चीजें रिएक्शंस के टाइम पे आएगी, तो वही बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे पहले आते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ग्रुप विच डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा, उनको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर भी बेंजीन रिंग पे NH2 हो, NHR हो, NR2 हो, OH हो, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। तो याद रखना है कौन कौन से है भाई। एक तो आपके सारे के सारे कौन दिख रहे? OH वाले, OR वाले, N वाले, तो आप SH वाले, तो ये सारे के सारे कार्बन वाले मेनली आपको दिख रहे हैं सेकंड पीरियड वाले। अगर कंक्लूजन बताए तो मेनली सेकंड पीरियड वाले ही दिख रहे हैं। तो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप है, उनमें यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करना है तो इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन से देखोगे जहां पर OH है, ये जो OH है इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है ये दोनों होगी ऑर्थो ऑर्थो, और इसकी अगर यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों मेटा पोजीशंस होगी। तो जरूर यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, और एक ये पैरा हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑर्थो इस OH के जो ऑपोजिट होगी वो पैरा, और जो जस्ट एडजेसेंट होगी वो क्या होगी? ऑर्थो पोजीशन। तो इन दोनों पे ही जा सकता था इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट पे आपने यहाँ पर एक ऑर्थो पे कर दिया, और सेकंड पे आपने पैरा पे कर दिया। तो देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या यहाँ पर फायदा है। अगर आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ लिए तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैच करना है बेंजीन रिंग के अंदर। फिर आते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये कौन से होते हैं? जो जनरली -M और -H दिखाते हैं। ऑर्थो पैरा वाले डायरेक्ट सारी प्लस वाले होते हैं, +M +H वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लेस होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन मेटा पोजीशन। आपको ये बात तो पता है इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो ऐसी पोजीशन पे नहीं जाना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगी। अब बोल रहे हैं यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो फिर इसीलिए वो मेटा पे अटैक करता है, और इन ग्रुप्स को बोल देते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ये कौन कौन से ग्रुप है आपके? इस सारे -M वाले हैं, CHO, COOH, COR, और सारे आप देखो कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है।
जनरली जो सारे हैं वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, या कार्बन नहीं, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग, क्या बोल दोगे इसको आप? कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप है मेनली आपको यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। इन सब में इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये सारे के सारे किस में आ गए? आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में। अब मेटा डायरेक्टिंग का मतलब है ये जो पोजीशन है जिसपे ये एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है CHO, इसकी मेटा मतलब ये दोनों तो ऑर्थो पोजिशन हैं, तो ये वाली पोजिशन ही मेटा होगी और ये वाली पोजिशन पैरा होती है और ये ऑर्थो है। तो जरूर ये दोनों मेटा पोजिशन पे लग सकता है। अब मेटा में तो कहीं पर भी लगाओ सिमिलर ग्रुप है, इसीलिए एक ही यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, मेटा पोजिशंस पे आ गया। तो समझ में आया? सिर्फ इस ग्रुप्स को पढ़ने हैं, मैंने जीओसी में बताया था कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से हैं। इससे आपकी रिएक्शन करने में बहुत हेल्प आएगी। रिएक्शंस को बच्चों अपन कल करने वाले हैं और पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि हैलोजेंस जो होते हैं, वहां पर भी मैंने बताया था कि एक एक्सेप्शन होती है। हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। क्या होते हैं? प्लस एम की। हालांकि हैलोजेंस जो होते हैं वो क्या है? उनमें प्लस एम होता है, मगर इनका माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात वहां पर भी बताई थी, इसलिए ये क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि इनका माइनस आई, हालांकि प्लस एम भी है पर माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। M and H इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। आपको पता है आई इफेक्ट डिपेंड करता है, जीओसी में पढ़ा हुआ है, इसीलिए डिस्टेंस यहाँ पर कोई रोल नहीं प्ले करेगी। ठीक है, M इफेक्ट एट मेटा पोजीशन इज कंसिडर्ड जीरो। मेटा पोजीशन पे अगर M इफेक्ट लगाना है तो वो जीरो हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये जीओसी में बताई थी कि मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट नहीं लगता है, सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगता है, क्योंकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी कि प्लस एम ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब मेटा पे उनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, नो इफेक्ट एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आप प्लस एम कंसिडर ही नहीं करोगे। और ये बच्चों ओवरऑल अपन बात कर रहे हैं क्या क्या आपको प्रोवाइड होता है। अगर आप नीट प्रारंभ सीरीज के बैच को लेते हो तो माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, पीवाईक्यू वीडियो सोल्यूशन सारी मिलती हैं। साथ ही में आपको नीट के एनोटेटेड पीडीएफ्स मिलते हैं जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चैप्टर वाइज सीआरई मिलता है और लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स मिलते हैं। यार एक बात बताओ, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर नोट्स नहीं बना रहे हो। नोट्स के लिए एनोटेशंस तो चाहिए और एनोटेशंस आपको मिल जाएगी, बस बैच ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर है रेट ऑफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर इस चैप्टर की बात करें तो रेट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस करें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बेंजीन में जो एएसआर का मैकेनिज्म देखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन। अपन तो सिर्फ हेलोजिनेशन देखा है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, और ये सब अपन कल के रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं। फिर मैकेनिज्म क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, और फाइनली रेट क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसको भी अपन कल ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहीं पर जो अपना लेक्चर है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।